तो नमस्कार सभी को। और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे, है ना। देखिए, आप सबको पता चल गया होगा कि री एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। 23 अगस्त से इसका पेपर शुरू होगा, जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। यानी 23, 24, 25 अगस्त, उसके बाद 30 अगस्त और लास्ट 31 अगस्त, है ना। तो अब लग जाओ अपनी तैयारी में। ठीक है, जितना ज़्यादा आप पढ़ सको, जितना ज़्यादा रिविज़न कर सको उतना करो। ठीक है। तो आइए, स्वागत आप सभी का आज के इस यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में, ठीक है, जिसमें हम लगभग 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम को टारगेट करके मैंने ये प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है, वर्तमान जन्म दर वर्तमान जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितनी है? 32 है। वर्तमान जन्म दर प्रति 1032 है, जबकि मृत्यु दर प्रति 1011 है। जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में कुल वृद्धि दर प्रति 1000 में दी गई है। यानी ये ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से हमें छांटना है कि हमारा कौन सा आंसर होगा। कुल वृद्धि दर हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। देखिए, 1000 व्यक्ति हैं, है ना, प्रति 1000 बोल रहे हैं ना, ये प्रति 1000। तो प्रति हज़ार पर जन्म कितने का हो रहा है? 32 का, है ना। जबकि प्रति 1000 पर मृत्यु कितने की हो रही है? 11 की। ठीक है। तो यहाँ से ओवरऑल आपको पता चल रहा होगा कि कितने की वृद्धि हो रही होगी। यानी 32 बच्चे जन्म ले रहे हैं, 11 जो व्यक्ति हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है। तो बचेगा कितना? 1000 पर ओवरऑल कितने व्यक्ति बचेंगे? यहाँ से 1 और 2 यानी 21 व्यक्ति बचेंगे। और ये 21 की वृद्धि हो रही है कितनों पर? 1000 पर। तो 21 की वृद्धि हो रही है 1000 व्यक्तियों पर, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल आउट कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल आउट कर दो। तो ये 10 का इस जीरो से इसमें भाग लगाएंगे, यानी 21 में अगर 10 का भाग लगाएंगे तो इस जीरो को कैंसिल आउट करो, यहाँ पर दशमलव लगा दो बस। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो अनुपात वाला चैप्टर है ना, इससे संबंधित ये प्रश्न है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल के ही प्रश्न पूछे जाएँ। 2-4 नॉर्मल प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जो कि आपको आने चाहिए, है ना। डिफ़िकल्ट तो मुझे पता नहीं आएंगे, लेकिन नॉर्मल को क्यों छोड़ के आएँ? जो साधारण प्रश्न है उनको क्यों छोड़ के आएँ, है ना। देखिए, यहाँ पर ए अनुपात बी का मान दे रखा है 3:5, और यहाँ पर बी अनुपात सी का मान दे रखा है 4:7। तो हमें ये कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, ये मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है। यहाँ बी की वैल्यू है 5 यूनिट में, और यहाँ बी की वैल्यू कितनी यूनिट में? 4 यूनिट में। जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए ना। जो व्यक्ति, मान के चलो हम 3 व्यक्ति हैं, आप 3 व्यक्ति हो, आप, आपका दोस्त और एक और व्यक्ति। ये आप हो, ये आपका दोस्त है, और ये भी आपका दोस्त है। जो कि ये बी है ना, ये दोनों के साथ है, दोनों के साथ रहना पसंद करता है। लेकिन बी इसके साथ 5 रुपये खर्च कर रहा है और इसके साथ 4 रुपये खर्च कर रहा है। ऐसा लड़ाइयाँ हो जाएंगी ना। आप कहोगे कि तू मेरे साथ 5 रुपये खर्च कर रहा है, उसके साथ 4 रुपये क्यों? तो दोनों चाहते हैं कि ये जो बी है ना, ये दोनों के साथ बराबर रुपये खर्च करे, बराबर। तो 4 और 5 का एलसीएम ले लो 20, 4 और 5 का एलसीएम ले लो 20। तो बी का मान 20 यूनिट में आ जाएगा। अब यहाँ पर इसे 20 बनाने के लिए, इस 5 को 20 बनाने के लिए मैं 4 से गुणा करूँगा, और इस 4 को 20 बनाने के लिए मैं 5 से गुणा करूँगा। तो बी की ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। अब ऑप्शन पर जाओ, अब पूरी कैलकुलेशन मत करो, ऑप्शन पर जाओ और बीच वाली वैल्यू देखो। देखो, बीच में आ रहा है ना, बी बीच में आ रहा है, तो बीच वाली वैल्यू देखो। 20 आपको कहाँ दिख रहा है? 20 इसमें दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में बस यही रणनीति अपनानी है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। ये आयु वाले प्रश्न चैप्टर से रिलेट करता है। ए और बी की वर्तमान आयु, यानी ए और बी की आयु का अनुपात इतना है 3:2। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? 80 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो, इसे करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं। आपको पता है कि आप और आपका एक भाई हैं, छोटे भाई हैं। जब आप 3 साल बाद, मान के चलो आपकी उम्र आज 5 वर्ष है, आपके भाई की उम्र 3 वर्ष। 5 साल बाद आप 8 वर्ष के होगे, उसी 5 साल बाद आपका भाई 7 वर्ष का होगा, है ना। है ना, यही तो होगा। आपकी उम्र है आज 3 वर्ष, आपके भाई की उम्र है 2 वर्ष। 5 साल बाद दोनों की 5-5 बढ़ेगी, तो टोटल ओवरऑल अगर ऐड करेंगे तो कितनी बढ़ जाएगी? 10 वर्ष। तो यहाँ भी देखो,
इस वाले व्यक्ति की 10 वर्ष बढ़ रही है और इस वाले व्यक्ति की 10 वर्ष बढ़ रही है, तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी? 20 वर्ष। 20 वर्ष बढ़ जाएगी ना, है ना। तो इनकी आयु का योग कितना हो रहा है? इनकी आयु का योग हो रहा है कितना? 20 का मतलब 20 का मतलब ये 20 का मतलब ये है कि ये 10 वर्ष बाद दोनों की आयु बढ़ रही है, जो कि 80 से कम होनी चाहिए ये 20 वर्ष, तभी हम इनकी वर्तमान आयु निकाल पाएंगे, है ना। तो 80 में से 20 को घटाएंगे, 80 में से 20 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 60। 60 बचेगा, ठीक है। अब 60 क्या है? इनकी वर्तमान आयु है। 60 क्या है? इनकी वर्तमान आयु है। और वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 3:2 में, यानी 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट बराबर दे रखा है 60, ठीक है। तो 5 यूनिट बराबर कितना आएगा? 60। अब ये दोनों की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा यहाँ से? 1 यूनिट बराबर आएगा यहाँ से 12 वर्ष, ठीक है। अब ये है ए, ये है ए का मान कितने यूनिट में? 3 यूनिट में। और बी का मान कितने यूनिट में? 2 यूनिट में। तो 3 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 12, तो 3 यूनिट यानी 12 का इसमें मल्टीप्लाई, 12 का इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आएगा 36 और ये आएगा 24। तो ये ऑप्शन देख लो किस ऑप्शन में है ये दोनों वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मुझे इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। नहीं तो मैं क्या करता, ये 20 वर्ष इसमें से घटाता और देखता कि दोनों किस ऑप्शन में दोनों वैल्यू को जोड़ने पर 60 आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर। देखिए ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो आपके छक्के छुड़ जाएंगे इसमें। देखिए इस सवाल को सबसे आसान अप्रोच क्या होगी करने की। जब भी आपको देखो यहाँ ऑप्शन में 2 अंकों पर बार दिख रहा है, तो हमारा 2 अंकों पर बार वाला आंसर ही होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 1 अंक पर बार है, यहाँ पर 2 अंक पर बार है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी हम 2 अंक पर बार लगा लेंगे, 0.22 लिख देंगे ना, इसे 0.22 लिख देंगे, क्योंकि ये 2 ऐसे रिपीट होता जाएगा। क्योंकि देखो 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस बार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 2 2, और ये अनंत तक चला जाएगा। तो मैं ऐसा इसे ऐसा ना लिखकर मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि इसे इसका भी रिपीटेशन ऐसा ही होगा, 22 22 22 22, ऐसा ही तो होगा। इसी टाइप से इसको लिख देंगे हम, तो प्लस में 0.3 पर बार कर देंगे और प्लस में 0.23 पर बार कर देंगे। अब इसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं आप, 5 3 और 2 5, 5 और 2 7। अब ऑप्शन में देखो 7 किस में आ रहा है? इकाई अंक इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकते हमारे आंसर, है ना। 7 और 3 और 3 6, 6 और 2 8, इसमें 7 है, इसमें 8 है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो इस प्रकार के सवाल को करने की सबसे आसान अप्रोच बताऊंगा मैं। आप सबको पता होगा कि ब्याज क्या होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, SI बराबर PR/T/100, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो 9 वर्ष का साधारण ब्याज है ना, जो साधारण ब्याज है, कितने वर्ष का? 9 वर्ष का साधारण ब्याज किसके बराबर दे रखा है? मूलधन के 45% के बराबर। तो 45 से बच्चे 100 कर देंगे, इसे कर देंगे ना, कर देंगे। अब यहाँ देखो SI बराबर कितना है? P इंटू यानी मूलधन इंटू 45/100। तो यहाँ पर हम यही रख देंगे, यानी P यानी मूलधन इंटू 45/100, 45/100 बराबर इसे कर देंगे PR/T/100, है ना। 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। और टी का मान कितना दे रखा है? टी का मान दे रखा है 9 वर्ष, ठीक है। तो और टी का मान 9, पी से पी कैंसिल हो गया, इस 9 से ये 45 5 बार कैंसिल हो गया, तो दर बचा आर कितना आएगा? 5%, यानी आर कितना आ गया? 5%। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि एक आदमी दो वस्तुएं 3,050 रुपये में प्रत्येक खरीदता है। 2 वस्तुएं खरीदी हैं जिसका मूल्य 3,050 रुपये 3,050 रुपये। उसने एक वस्तु 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 20% लाभ पर बेची है, तो उसे कुल कितने % का लाभ हुआ है? देखो इस प्रकार के प्रश्न में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी कोई व्यक्ति 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदता है, तो इस प्रकार के सवाल के लिए हमें क्या करना होता है, उस पर जितना भी लाभ होता है तो प्लस में लाभ लेंगे, प्लस में 10% लाभ लेंगे, ठीक है। अगर हानि होती तो हानि को भी लेते ऐसे ही। और दूसरा लाभ कितना है? 20%, और इसमें लगा देंगे 2 से भाग। 2 से भाग क्यों लगाएंगे? क्योंकि दो वस्तुएं खरीदी हैं उसने,
2 वस्तुएं खरीदी हैं, है ना। तो ये कितना हो गया, 10 और 20 30%। 30% में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 15%। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब भी कोई व्यक्ति 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदे और उसकी लाभ हो या हानि हो, बस उसे ऐड करते जा रहे हैं प्लस माइनस के चिन्ह के साथ। जितनी भी वस्तुएं खरीदेगा उतनी वस्तुओं से भाग कर देते हैं और हमारा आंसर निकल आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि 10% की छूट के बाद किसी किताब का क्रय मूल्य कितना है, इतना है, तो किताब का अंकित मूल्य क्या होता है। आप सभी को पता होता है कि अंकित मूल्य को 100% मान के चलते हैं। कितने परसेंट, 100%। अब इस पर 10% की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है, तो ये बेचेगा। ठीक है, जैसे आप दुकान पर जाते हो तो दुकानदार तो बेचता है, आप खरीदते हो, है ना। तो इसके लिए ये कितने परसेंट में बेच रहा होगा, ये कितने परसेंट में बेच रहा होगा, 90% में। 100 की वस्तु है, 10% की छूट देकर 90% बेचेगा, तो उसका 90% का मान कितना है, 90% का मान है आपका 486 रुपये, 486 रुपये। और हमें 100% की वैल्यू चाहिए क्योंकि अंकित मूल्य याद करना है। अंकित मूल्य हमारा 100 यूनिट में होता है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यानी इसमें 9 से भाग कर देंगे, इसमें इधर भी हम 9 से भाग करेंगे। तो 9 से कितना बार कटेगा जी, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, बचा कितना 3, 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 54 रुपये। 10% की वैल्यू 54 रुपये। और अंकित मूल्य होता है, यानी MP होता है हमारा 100%। तो 100% की वैल्यू, इसे 100 बनाने के लिए इसमें 10 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी हमें 10 से गुणा करना होगा, तो कितना आ जाएगा, 540 रुपये। 540 रुपये क्या आ गया, हमारा अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है टाइम एंड वर्क का। देखिए दो व्यक्ति हैं ए और बी। जो बी है ना, वो ए से 70% अधिक कार्यकुशल है, 70% अधिक। तो जो ए की क्षमता है वो है 100, ये इनकी क्षमता है, क्या है, क्षमता। ठीक है, इफिशियंसी, EF इफिशियंसी। और जो बी है इससे 70% अधिक है, यानी 100 से 70% अधिक कितना होगा, 170। ठीक है, ये जिस काम को अकेले 9 दिनों में कर सकता है, यानी देखो काम क्या होता है, काम होता है हमारा समय, काम बराबर होता है समय इंटू क्षमता, समय इंटू इफिशियंसी। अब ये जिस काम को अकेले 9 दिन में कर सकता है, तो ए ने 9 दिन लगे हैं, कितनी क्षमता से, 100 की क्षमता से, 100 की क्षमता से उसे 9 दिन लगे हैं, 9 दिन में कोई काम कर सकता था, तो टोटल कितना काम हो गया, 900 यूनिट, 900 यूनिट काम हो गया। फिर ये कह रहा है कि उसको दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों की क्षमता कितनी है, दोनों की क्षमता कितनी है ना, दोनों की क्षमता कितनी है, तो आपका आंसर होगा, दोनों की क्षमता है आपकी 270। दोनों की क्षमता कितनी है, 270। अब 270 से इस 9 को भाग कर देंगे, 900 को भाग कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 270। अब इस 270 से इसे भाग कर दो, 270 से इसे भाग कर दो, 0 से 0, 3 से 9 बार, और 3 से ये 30 बार। ठीक है, 30/9। फिर इसे 3 से कैंसिल आउट करो तो कितना आ जाएगा, 10/3, 10/3, 10/3 इतने दिन लगेंगे इन्हें। 10/3 का मतलब है 3 सही 1/3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। देखिए ये सतत भिन्न वाला प्रश्न है, सतत भिन्न वाला प्रश्न। और इस प्रश्न को करने के 2 तरीके बताऊंगा मैं इस क्लास में। पहला तरीका तो आपको मैंने कल वाली क्लास में बता दिया था, मैं आज आपको दूसरा तरीका ही बताऊंगा। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो ये क्या होता है, हमारा हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, ये क्या होता है, हमारा अंश होता है, नोमिनेटर होता है। तो एक तरफ हम अंश लिखेंगे, दूसरी तरफ हम हर लिखेंगे, है ना। अंश कितना है हमारा 1, हर कितना है हमारा 2। अब चलो हर 2 हो गया। देखो हमें जैसे हम इसमें इसकी मल्टीप्लाई तो करते हैं, 2 एकम 2, 2 एक 3/2 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 2 के ऊपर 1 रखेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे और इसके साथ इसे जोड़ देंगे गुणा करने के बाद। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 3, 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया 3। 3 को यहाँ लिखेंगे, 3 को यहाँ लिखेंगे, 3 को यहाँ लिख दिया, है ना। अब देखो ये वाला तो ले लिया हमने, पहले ये वाला ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा रिजल्ट आया है ना, रिजल्ट ये 3, अब इस 3 की घात कितनी रखेंगे, 1। 3 के ऊपर इस वाले 1 को रखो और ये जो 1 बचा है इस 1 को यहाँ रख दो नीचे। ठीक है, अब इसकी इसमें गुणा करो, इसकी इसमें गुणा करो, 3 एकम 3, इसकी इसमें गुणा करो, 3 एकम 3, इसकी इसमें गुणा करो, कितना आएगा 2। 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 और 2 कितना हो गया 5।
इसकी इसमें गुणा कर दी, इसकी इसमें गुणा कर दी, 2 की 1 में, और आपस में जोड़ दिया तो कितना हो गया 5। अब बचा हमारे पास क्या, ये वाला एक बचा। अब इस वाले एक को यहाँ रख दो, ये जो वाला एक बचा है ना, ये वाला एक, इस एक को यहाँ रखो। अब इसकी इसमें गुणा करो, इसकी इसमें गुणा करो, इस 3 की इसमें गुणा करो, 5 एकम 5, 3 एकम 3, कितना हो गया 8। कितना हो गया 8। कितना हो गया 8। अब जो लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, यानी जो लास्ट वैल्यू आती है उससे पहले जो वैल्यू आती है उसमें हम क्या करते हैं, उसका हम इसमें भाग लगा देते हैं, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरे तरीके से देखो, ये तो मैंने आपको समझ में नहीं आया होगा, पहली बार कर रहे होंगे आप। देखो अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। 2 एकम 2 एक और 3, 2 एकम 2 और एक 3, 3/2 हो जाएगा, लेकिन ये इसके नीचे है 3/2, तो 2 यहाँ चला जाएगा और 3 यहाँ रह जाएगा हमारा, 3 इसके नीचे रह जाएगा, है ना। फिर इसके करेंगे 3 एकम 3 और 2 5, 5/3, यानी 3 ऊपर चला जाएगा और 5 कहाँ रहेगा हमारा, 5 कहाँ आएगा हमारा नीचे। अब ये वाला बन गया 1 + 3/5, 5 एकम 5 और 3 8, 8/5, 5 एकम 5 और 3 8, 8/5। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यही अप्रोच रखनी है आपको। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। देखिए ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसे समझने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 24 संख्याओं का औसत 56 है। 24 संख्याओं का औसत 56 है। पहली 10 संख्याओं का औसत, पहली, देखिए इस सवाल को थोड़ा रहने देते हैं, बाद में करते हैं, है ना। लास्ट में इस सवाल को करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि इसे समझाने के लिए मुझे आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा, ताकि आपको दोबारा ऐसे सवालों में कोई गलती ना हो, कोई परेशानी ना हो। ओके, इस सवाल को लास्ट के लिए रखते हैं, इस सवाल को करते हैं, क्योंकि मुझे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है। जब आप इस सवाल को कर लोगे तो आपका मनोबल थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना, और उस सवाल में आपका मनोबल गिर जाता, क्योंकि आपसे वो सवाल होता नहीं। देखिए ये सरलीकरण का प्रश्न है। 3 इंटू बड़ा ब्रैकेट 8 प्लस बीच वाला ब्रैकेट 9 माइनस छोटा ब्रैकेट 7 + 8 भाग 2, ये है हमारा रेखा। ठीक है, रैखिक ब्रैकेट। तो सबसे पहले ये बार ब्रैकेट कह लो, इसे अपने आप समझने के लिए कुछ भी कह लो। जब भी आपको किसी भी अंक पर, किसी भी दो अंक पर, किन्हीं भी दो अंक पर ये वाला जो आपको डंडी सी दिख जाए ना, सबसे पहले आपको यही हल करनी है। सबसे पहले आपको यही हल करना है। तो 2 का भाग लगाओ, 8 में कितना बच जाएगा 4। ठीक है, 4 बच जाएगा। 9 और 4 कितना हो गया, 7 और 4 कितना हो गया 11। अब 11 यह माइनस का आएगा, 11 माइनस का 11 आ गया। अब माइनस के 11 में से प्लस के 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, -2, और -2 है ना, -2 बचेंगे, -2, और प्लस के 8 में से -2 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, है ना, और 6 की इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आंसर 8, 18, 6 18। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पर लिखता, फिर यहाँ पर लिखता स्टेप बाय स्टेप, तो आपका टाइम ही ख़राब होता। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आपको कम से कम समय में 30 से 35 मिनट की वीडियो में 20 सवाल अच्छे से करा दूँ और अच्छे से समझा दूँ, है ना। देखिए ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, सीपीयू की परीक्षा 2017 में ये पूछा हुआ है। 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे। धनात्मक मतलब कुल गुणनखंड। तो 36 को पहले हमें अभाज्य संख्या में तोड़ना होता है, तभी हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 36 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। 36 को तोड़ो, 9 गुणे में कितना 4। अब इसे अभाज्य संख्या में तोड़ो, 3 गुणा 3, ये अभाज्य संख्या में टूट गया। 4 को अभाज्य संख्या में तोड़ो, 2 गुणा 2, यानी ये कितना आ गया 3 की पावर 2 गुणा में ये कितना आ गया 2 की पावर 2। अब इसके कुल गुणनखंड निकालने हैं ना, गुणनखंड निकालने हैं, तो इनकी जो घात होती है ना, घात में क्या करते हैं, घात 2 है, 1 जोड़ देंगे, दोनों घातों में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 + 1 कितना आ गया 3, और 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 में कितना आएगा 9, तो टोटल गुणनखंड आएंगे 9। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। देखिए ये कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 9, 12, 15 और 18 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष आए। देखिए इस प्रकार के सवाल को करने की सबसे आसान अप्रोच यही होगी आपकी एग्जाम हॉल में, कि आप इनकी डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर लो। देखो सबसे पहले हम 9 की डिविजिबिलिटी का रूल चेक करेंगे। तो 9 से ऑप्शन को काट के देखो, अगर 9 से जो भी ऑप्शन कट रहा है और काटने पर अगर 2 शेष बचता है, काटने पर अगर 2 शेष बचता है तो वही हमारा आंसर होगा। देखो 9 से काटो, 9 की डिविजिबिलिटी आपको अच्छे से आती होगी, 8 और 1 9, कितना शेष बचेगा 4, 7 शेष बचेगा। 8 और 1 9, कितना शेष बचेगा 2, ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी छोड़ो, और ये 7 और 6 13, 13 और 1 14, तो इसे तो है ना, देखो इसे जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 1 8, यहाँ से 1 ले लिया, 9 हो जाएंगे, तो बच्चा कितना 5 रिमाइंडर आएगा, लेकिन हमें कितना लाना है 2, ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता।
8 और 1 9, ये तो पूरा ही कट जाएगा, इससे तो कोई रिमाइंडर आएगा ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि इसे हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 ही शेष आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से, मैंने यहाँ 9 से ही चेक किया, मैं इनसे भी, इससे भी कर सकता था, इससे इसके लिए मुझे 3 से डिविजिबिलिटी लगानी पड़ती और 2 की डिविजिबिलिटी लगानी पड़ती। इसके लिए मुझे 3 की डिविजिबिलिटी लगानी पड़ती, ठीक है, उसके बाद 2 की डिविजिबिलिटी लगानी पड़ती। अगर मैं इससे चेक करता 15 से, तो मुझे 3 और 5 की डिविजिबिलिटी के साथ खेलना पड़ता। 3 और 5 की थे। अब देखो 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 5 से चेक करो। 5 की डिविजिबिलिटी कहती है कि जो अंतिम अंक होता है उसमें भाग देते हैं, अंतिम अंक में भाग दो, अंतिम अंक में इसमें भाग दो आप, कितना शेष बचेगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा, नहीं जा सकता है ना। 5 एकम 5, 1 बचेगा शेष, लेकिन हमें कितना लाना है, 2 लाना है, इसमें तो शेष बचेगा ही नहीं। तो अगर देखो छोटा अंक होता है उसमें बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो वही रिमाइंडर होता है। अब 5 का 2 भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसलिए ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप इसे मेथड से करना चाहते हैं तो आप इसका एलसीएम लेना और एलसीएम आए उसमें 2 ऐड कर देना, बस जो भी एलसीएम आए उसमें 2 ऐड कर देना, आंसर निकल आएगा। ओके, आई होप आप मेरे समझाने का तरीका समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, ये टाइम स्पीड और डिस्टेंस का सवाल है, चाल, दूरी व समय का। मोहन 25 किलोमीटर की चाल से जाता है। मोहन, अरे अभी यार हो, अरे चला जा। मोहन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की, बड़े मज़े आ रहे हैं इसे, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पास के शहर गया और 20 किलोमीटर की चाल से वापस लौटा। यदि यात्रा में लगा कुल समय इतना है, ठीक है, इतना था उसे जाने आने में, तो शहर से उस जगह की दूरी क्या है ये ज्ञात करना है। देखिए जाने और आने में जो भी चाल से जाता है और आता है उसके लिए हमें औसत सूत्र का, औसत एवरेज, औसत स्पीड का चाहिए, औसत स्पीड चाहिए। तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, औसत चाल निकालनी पड़ेगी सबसे पहले हमें इस सवाल को करने के लिए। औसत चाल होती है 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल, और दोनों चालों का योग कितना होगा, 45। अब इसे यहीं सॉल्व करो यहीं 5 से 4 बार, 5 से 9 बार, ठीक है, तो कितना आ गया, 25 दूनी 50, 50 चौका 200। तो जो एवरेज स्पीड आई है वो 200 बट्टे 9 किलोमीटर प्रति घंटे आई है। और टोटल समय कितना लग रहा है इसे, टोटल टाइम कितना लग रहा है इसे, 1 घंटा 48 मिनट। इसे टोटल घंटे में बदलो तो 1 + 48 बट्टे 60, 48 मिनट में 60 का भाग कर देंगे तो ये घंटे में बदल जाती है। 12 से 4 बार, 12 से 5 बार, 5 एकम 5 और 4 9, तो टोटल टाइम लगा इसे 9/5 घंटे। अब दूरी क्या होती है, दूरी होती है हमारी कुल दूरी क्या होती है हमारी, चाल, यानी औसत चाल बट्टे बट्टे नहीं इंटू समय। ये भी सीखने के लिए आ रही है मैथमेटिक्स। तो चाल कितनी है, 200/9, और समय कितना है, 9/5। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 40 बार कैंसिल आउट हो गया, तो आप दूरी को 40 समझ लेना। आपको ऑप्शन में 40 किलोमीटर दूरी दिखेगी, लेकिन आपका आंसर ये नहीं है, ये तो दोनों तरफा दूरी है। और वो पूछ रहा है कि उस शहर से उस जगह की दूरी। तो शहर से देखो, ये शहर वो उसका घर है, ये घर है, ये शहर है। तो ये तो जो 40 आई है ना, यहाँ से यहाँ गया है फिर वापस आया है, ये 40 हुई है। यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ आने में ये 40 किलोमीटर की दूरी है, तो एक तरफा दूरी कितनी होगी, 20 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। देखिए ये धारा वाला सवाल है, ये मुझे लगता है कि इस बार पूछा जा सकता है, पिछली बार शायद नहीं पूछा गया था। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल या विपरीत 40 किलोमीटर की चाल का प्रयोग करता है, तो नाव की चाल ज्ञात करनी, यानी बोट की चाल। देखिए जब धारा के साथ जाते हैं तो बोट और स्ट्रीम, बोट माने तो नाव हो गया है ना, बोट का मीनिंग नाव हो गया। बोट और स्ट्रीम यानी नाव और धारा की स्पीड होती है कितनी है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब इसके विपरीत आता है, विपरीत यानी चाल कम होगी, कितना आ रहा है, 40 किलोमीटर। अब ये नाव की चाल पूछ रहा है, तो नाव ये हमारी ये है। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो 2b बराबर कितना आएगा, 96 आएगा। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी, बोट की, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी बार, 48 बार, यानी 48। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, 48। तो जो नाव की चाल आई है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे निकल के आई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। आइए अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा 4 रुपये, तो राशि ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, CI माइनस SI बराबर होता है PI²/1000, सॉरी 10,000। इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं आप। देखिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ती हैं, तो ये सूत्र आपको याद रखना होगा, तभी आप इसे बहुत ही कम समय में कर पाओगे। तो अंतर कितना दे रखा है? 4 रुपये। पी हमें ज्ञात करना है, दर कितनी दे रखी? 4। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। 4 का वर्ग, ठीक है, और नीचे 10,000। इस एक घात से इसे कैंसिल आउट कर देंगे ना, तो पी बराबर क्या आएगा? पी बराबर आएगा आपका 10,000 बट्टे, यहाँ पर एक 4 बचाना, 4। अब 4 का डिवाइड करो इसमें, 25 चौका 100 और डबल 0 यानी 2500। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न। एक व्यापारी निश्चित वस्तुएं 20% की हानि पर बेचता है और बेचते समय 10% कम तौलता है, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि क्या होगी? देखिए पहले तो इस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलो। 20% का मतलब होता है 1/5 और 10% का मतलब होता है आपका 1/10, है ना। तो जो देखो सेलर होता है, सेलर और बायर खरीदार। सेलर जो होता है वो 20% की हानि पर बेचता है। 20%, ये भी पढ़ने आ रही है, मैथमेटिक्स सीखेगी, चलिए। देखो क्या होता है, जो सेलर होता है ना वो 5 बेच रहा है, लेकिन 20% की हानि पर कितने बेच रहा है? 4 में, है ना। कीमत थी उसकी 5 रुपये, लेकिन वो बेच कितने में रहा है? 4 रुपये में, तो 20% की हानि ले रहा है ना। लेकिन क्या करता है, बहुत चालाक है, और बेचते समय क्या करता है? 10% कम तोलता है, यानी वो 10% कम तोलता है, लेकिन जो खरीदार होगा उसे तो लगेगा कि उसने पूरी की पूरी ली है, यानी खरीदार 10 यूनिट जो चीज़ खरीदी होगी उसके रुपये देगा, है ना, उसी के रुपये तो देगा, क्योंकि उसे क्या पता कि ये बेईमानी कर रहा है। तो जो बेचने वाला होगा वो 9 यूनिट बेचेगा, लेकिन खरीदार को कितना लगेगा कि उसने 10 यूनिट ही बेचा है और उसने 10 यूनिट ही खरीदा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करनी है। अब देखो वास्तविक लाभ या हानि क्या होगी? 9 पंजे 45 और यहाँ पर क्या होगा? 10 चौका 40, 10 चौका 40, तो कितने की हानि हुई है? 5 की हानि हुई है। कितने पर हुई है? 45 पर हुई है। 45 पर तो बच्चे 100 गुणा 100, हाँ, क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए। तो 5 से 9 बार कैंसिल आउट कर दोगे, और 100 में अगर 9 का भाग लगाओगे, इतना तो आप भाग लगा सकते हो, आपका आंसर आएगा 11 सही 1/9% की हानि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है, दशमलव का प्रश्न है, और हमें इसमें मासा ज्ञात करना है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा ना तो आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ ना। देखिए सबसे पहले देखो हमें दशमलव को पहले फ्रैक्शन में बदलना होगा, तभी हम इसका आसानी से एलसीएम और मासापा निकाल पाएंगे। तो 1 से 1.08 का मतलब होगा यहाँ पर 108/100, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 36/100। और इसे हम लिख देंगे 90/100। 90/100 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे नीचे 100 ही चाहिए, तभी मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ इसे। अगर मैं इसको इससे काट दूँ, उसका भाग लगा दूँ, तो इतना ही आएगा ना, इतना तो आप समझ सकते हो। अब मासापा निकालने के लिए क्या करते हैं? मासा निकालने के लिए क्या करते हैं? ऊपर वाली वैल्यू का क्या लेते हैं? मासा लेते हैं, और नीचे वाली वैल्यू का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू का यानी 1 से 8 3690 का मासा आएगा, तो वो आएगा आपका 18। क्योंकि देखो 36 अगर मासा लेंगे हम, 36 इन तीनों का 36 मासा लेंगे, तो 36 से ये तो कट जाएगा 3 बार, लेकिन ये नहीं कटेगा, है ना। तो फिर या तो 36 का कोई मल्टीपल होगा, गुणज होगा, तो 36 का सबसे बड़ा मल्टीपल ले लिया हमने 18। अब 18 से 18 दूनी 36, 18 पंजे 90 और 18 छः को 61, कट गया ना। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया हमारा HCF 18, और नीचे आएगा हमारा एलसीएम, 1000 100 का एलसीएम कितना आएगा? 100 का एलसीएम आएगा आपका 100। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लो, 100 का भाग लगा दो तो कितना आएगा? 0.18, 0.18। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19।
ये देखो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे कभी कभार पूछ लेता है कि सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। 24/25, 19/20, 15/16 और 34/35 में सबसे बड़ी भिन्न क्या है। देखिए जब भी आपको जो न्यूमरेटर है ना, अंश, जो अंश है अगर वो छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो हम क्या करते हैं, जल्दी सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर बट्टे डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, यानी अंश बट्टे हर माइनस अंश करते हैं। तो देखो अंश कितना है, 24, ठीक है 24, और हर कितना है, 25 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, है ना। ऐसे ही 19 बट्टे कितना आएगा, 1। ऐसे ही 15 बट्टे कितना आएगा, 1। ऐसे ही 34 बट्टे कितना आएगा, 1। अब आप भाग लगा के देखो, 1 का 24 में भाग 24, 1 का 19 में भाग 19, 1 का 15 भाग 15 और 1 का 34 में भाग 34 बार। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, ये 34 वाली बड़ी वैल्यू हो गई। तो इससे हमारा जाहिर साफ और क्लियर हो रहा है हमें कि कौन सी हमारी भिन्न सबसे बड़ी होगी, 34/35 वाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए इस क्लास के प्रैक्टिस सेट के लास्ट सवाल पर, अभी एक और सवाल हमारा बचा है, उसे भी मैं क्लियर कराऊंगा। देखिए एक विभाजन प्रक्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना है और शेषफल का 7 गुना है। यदि शेषफल 34 है तो भाज्य ज्ञात करना है। आप सबको पता होगा कि भाजक जो होता है, भाजक यहाँ होता है हमारा भाज्य जिसमें भाग देते हैं, यहाँ होता है हमारा भागफल और यहाँ होता है हमारा शेषफल। तो शेषफल इसने दे रखा कितना, 34, और इस 34 का ही मल्टीपल कितना गुना है, 7 गुना। तो जो हमारा भाजक आएगा वो कितना आएगा, संचों को 28, 28 की 8 कैरी 2, 7 या 21 और 2 कितना हो गया, 23। यानी जो भाजक आया है हमारा कितना आया है, 238। लेकिन जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है, 14 गुना है। भागफल का कितना गुना है, 14 गुना है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो भागफल, ठीक है। भागफल का 14 गुना है। तो देखो यहाँ से हमें अभी भागफल निकालना है ना, भागफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ये जो भागफल का 14 गुना है, मतलब ये भागफल को हम बड़े क्यू से दर्शा लेते हैं। इसे बड़े क्यू से दर्शा लो, इसे आर से दर्शा लो, इसे बड़ी डी से दर्शा लो और इसे छोटी डी से दर्शा लो, ठीक है। छोटी डी, बड़ी डी, क्यू और आर। तो क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इसका 14 गुना है, तो इसमें 14 से भाग कर देंगे, यानी 238/14, 14 एकम 14, ठीक है। बचा कितना, 9, 14 सत्ते 98। तो जो क्यू आया है यानी भागफल आ गया हमारा 17 आ गया। अब ये देखो हमारे पास अब सब चीज़ है, हमारे पास भागफल भी है, शेषफल भी है, भाजक भी है। तो हमें भाज्य निकालना है। भाज्य निकालने के लिए क्या होता है, देखिए भाज्य निकालनी यानी बड़ी डी निकालनी है, तो छोटी डी में हम क्यू का गुणा करते हैं और प्लस आर करते हैं। इससे यही हमारा सूत्र है भाज्य निकालने का। तो डी कितना है हमारा, इतना है 238 गुणा 17, क्यू 17 आया ना, और प्लस के 34। 17 कितना होता है, 17 136 होता है। 17 136 के 6 हासिल 13, कैरी 13 आ गया, ठीक है। 17 51 और 13 कितना होता है, 64। 51 और 13 कितना होता है। वैसे आप इसे यूनिट डेट से कर लें तो और आसानी हो जाएगी ना। चलो कैलकुलेशन आप कर लेना, इकाई अंक से कर लेते हैं हम तो, है ना। इकाई अंक से करो, 7 तो 8 56, इकाई अंक कितना आ गया, 6। अब इस इकाई अंक में इस वाले इकाई अंक को जोड़ोगे तो आप कितना आएगा, 10 का इकाई अंक कितना है, 0। और एक ही हमारे पास ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई अंक कितना है, 0। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इकाई अंक से करने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब आइए जो हमारा एक लास्ट सवाल बचता है उसे करते हैं, है ना। जो हमने एक छोड़ा था सवाल, तो ये वाला सवाल हमने छोड़ा था क्योंकि ये थोड़ा सवाल लेंदी है और इसमें कैलकुलेशन भी थोड़ी लेंदी हो जाएगी, मुझे अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है आपको, ताकि आप इस प्रकार का कोई भी सवाल ना छोड़ के आए, है ना। 24 संख्याओं का औसत इतना है, 24 संख्याओं का औसत है कितना, 56। तो कुल योग निकाल लेंगे आप, कुल योग कितना होगा, 24 का 56 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 का 56 में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 24 इंटू 56, तो देखो एक मिनट, तो यहाँ पर 24 की 56 में मल्टीप्लाई करो तो 24 तिया होता है 72 और 72 दूने होता है 144, यानी कितना आएगा, 4 कैरी कितना आ गया, 14, है ना। 24 छक्के 144 होता है
और 24 पंजे होता है 120। 120 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो 134 आएगा। कितना आएगा? 134, यानी 1344 आ गया। कितना आ गया? 1344 कुल योग आ गया ये 24 संख्या का। पहली 10 संख्याओं का औसत है इतना। पहली 10 संख्याओं का औसत कितना है? पहली 10 संख्याओं का औसत है आपका 71.7। तो कुल निकालेंगे ना हम, कुल कितना आएगा हमारा? कुल आएगा, इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट हट जाएगा कुल निकालने के लिए 10 मल्टीप्लाई 7 1.7, तो आएगा ये 717। और बची अगली 11 संख्या। 11 संख्या का औसत है आपका 42। तो कुल योग निकालेंगे तो 11 × 42 कर देंगे। करो, 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और 2 46, है ना। और बची हमारी 3 संख्या। तो 3 संख्या का योग कितना निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। इस टोटल में से इन दोनों को घटाओ। टोटल में से इन दोनों को घटाएंगे। देखिए, टोटल में से इन दोनों को, यानी 1344 में से इसे घटाओ। 7 और 2 9, ठीक है। 6 1 7, 7 और 4 11, इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14 में से 9 गया तो 5, 13 में से 7 गया तो 6 और 12 में से 11 गया तो 1, है ना। ये 3 संख्याओं का क्या है? योग है। 3 संख्याओं का क्या है? ये योग है ना। और 3 ही संख्या हमारे पास कितनी दे रखी हैं? ये 22वीं 23वीं और 24वीं संख्या का क्रमशः कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। तो इतने का मतलब है ये इतना, है ना। यानी 6 और 4 10, 10 और 5 15, 10 और 5 15, यानी ये 3 संख्या है ना। वो 3 संख्या कौन कौन सी हैं आपकी? 22वीं 23वीं और 24वीं संख्या है। और इनका अनुपात दे रखा है आपका 6 यूनिट प्लस 4 यूनिट और प्लस 5 यूनिट। तो टोटल कितना हो गया? ये 15 यूनिट। और 15 यूनिट की वैल्यू इतनी दे रखी है। और इसने पूछा क्या है पता है आपको? 22वीं और 24वीं संख्या का औसत। 22वीं संख्या और 24वीं संख्या, यानी 22वीं संख्या 6 यूनिट में और ये 5 यूनिट में, यानी 11 यूनिट की वैल्यू पूछी है इसने पहले। तो यहाँ से पहले हम 1 यूनिट की निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 11। और हमें 22वीं और 24वीं संख्या निकालनी है। तो 22वीं संख्या कितने यूनिट में? 6 यूनिट में। 24वीं 5 यूनिट में। टोटल कितना होगा? 11 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 11 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे 121। लेकिन इसने क्या पूछा है? अगर इतना पूछा होता कि दोनों का योग कितना होगा तो 121 आंसर आ जाता हमारा। लेकिन इसने पूछा है औसत। तो औसत कितनी संख्याओं का? 22वीं और 24वीं का, 22वीं और 24वीं का औसत, यानी संख्या कितनी है हमारे पास? 2। तो 2 का इसमें भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 60.5। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप मैंने देखो अपना 100% दिया है इस प्रकार के सवाल को समझाने के लिए, और मैंने अच्छे से समझाया है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा इसी सवाल को दोबारा देख लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।